हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो रहेगा आपके लिए बहुत लाभदायक। तो आइए वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो हार्ड करेंसी हम कहते हैं विकसित देशों की मुद्रा को। जो कंट्री डेवलप्ड हैं उनकी जो करेंसी रहती है उसे हम हार्ड करेंसी यानी कि कठोर करेंसी कहते हैं। तो सही आंसर है ए, डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल, कॉमर्शियल बैंक है। तो सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सही आंसर है ए। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। सबसे ज़्यादा शाखाएं भी भारतीय स्टेट बैंक की ही हैं और विदेशों में शाखाएं भी सबसे ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक की ही हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इन सभी में से जो मूल्य का स्थिरीकरण, तो यह मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा मूल्य को एक जगह नहीं रोक सकता। तो हमारा जो इसमें आंसर है वह है डी। जबकि मूल्य का हस्तांतरण, संचय व मापन, ये तीनों चीज़ें मुद्रा से हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन ज़्यादातर विगत वर्षों में आए हुए हैं और जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो यह कहलाता है विमुद्रीकरण। जैसा कि अभी हुआ था, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन, इसमें जो पुरानी करेंसी है वह समाप्त हो जाती है और नई करेंसी लागू हो जाती है। भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हो चुका है। 1946 में पहली बार, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार हुआ था 8 नवंबर 2016 को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। तो जो बाजार के नियम हैं ये प्रस्तुत किए थे जे.वी. से ने। सही आंसर है ए। इनका बाजार का जो इन नियम था वह था कि कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर रहती है। अर्थात पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं जो है क्रिएट कर लेती है, यह था इनका नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो मुद्रास्फीति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन, जिसमें जो है कीमतें लगातार बढ़ती हैं क्योंकि मुद्रा की जो पावर है वह घट जाती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की पावर घट जाती है, तो जिस वजह से जो सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है। तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इसके कारण सबसे अधिक जो हानि होती है वह होती है देनदार को। क्योंकि जिस समय उसने जो पैसा अपना दिया था उस समय उसकी पावर ज़्यादा थी, लेकिन इन्फ्लेशन होने के कारण जो है पैसे की पावर कम हो गई और जब वह वापस लेगा तो उसकी पैसे की शक्ति उसे कम मिलेगी। तो इसलिए सबसे अधिक हानि देनदार को होती है। वहीं हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे लाभान्वित कौन होता है। तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो सीधी सी बात है, जब नुकसान देनदार को होगा तो फ़ायदा तो ऋणी को होगा ही। तो सही आंसर है ए, जो लेने वाला है वह लाभान्वित होता है। क्योंकि जिस समय उसने पैसे लिए थे उस समय उनके पैसों की वैल्यू ज़्यादा थी। जैसे मान लो उसने 100 रुपये लिए तो 100 रुपये में वह एक्स सामान खरीद सकता था, या फिर मान लो 100 रुपये में वह 100 टॉफ़ियाँ खरीद सकता था। लेकिन जब पैसे की वैल्यू घट गई तो वह फिर 100 रुपये में 100 नहीं खरीद सकता था। ठीक है ना? तो उसे देते समय जो है कम वैल्यू का पैसा वापस देना पड़ा, इसलिए श्रेणी लाभान्वित होता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो अगर हम मुद्रास्फीति को रोकने की विधियों के बारे में बात करें तो अगर मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कर दिया जाए, मतलब कि बाजार से पैसा वापस ले लिया जाए आरबीआई के द्वारा, तो पैसा ही नहीं रहेगा तो पैसे की वैल्यू रहेगी, तो इससे भी मुद्रास्फीति कंट्रोल में हो जाती है। वस्तुओं की रैशनिंग के द्वारा, मांग पर नियंत्रण के द्वारा,
इन सभी के कारण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन ब्याज दर में अगर हम कमी कर देंगे तो उसमें नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमने ब्याज दर पर कमी कर दी तो बैंकों से सभी व्यक्ति ज़्यादा लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो बाजार में पैसा ज़्यादा आ जाएगा फिर से, और पैसा ज़्यादा आने से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी घटने की बजाय। तो हमारा इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है गिल्ट धार, ये इंग्लिश में से कहते हैं गिल्ट एज। तो गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार संबंधित होता है सरकारी प्रतिभूतियों से, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अच्छा, गिल्ट एज बाजार इसे इसीलिए कहते हैं, गिल्ट एज बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है, जिनमें जोखिम कम है। तो इनमें सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट का अर्थ रहता है सर्वोत्तम। यहाँ जो गिल्ट एज है ना, इसमें गिल्ट का अर्थ होता है सर्वोत्तम। तो इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रय विक्रय किए जाने वाली सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। सर्वोत्तम, इसे सरकारी प्रतिभूतियों को जो हम सर्वोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मूल्य ज़्यादा जो है वेरी नहीं करता, ये स्थिर रहता है इनका मूल्य, इसीलिए गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से हम संबंधित बताते हैं। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और उस समय इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन फिलहाल जो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई। अगला क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो करेंसी नोट जो जारी किए जाते हैं वह किए जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो जो रिजर्व बैंक है इसमें खाता नहीं खोल सकता, जबकि ये तो सिर्फ बैंकों को जो है गाइडलाइंस बनाता है, बैंकों पर जो है अपने नियम एवं शर्तें बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति का खाता नहीं होता भारतीय रिजर्व बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है, तो अगर इसके लेखा वर्ष के बारे में बात करें तो वह होता है अप्रैल से मार्च। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इसका फाइनेंशियल ईयर, लेखा वर्ष को हम फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, और यह 31 मार्च को एंड होता है। और अगर बात करें हमारे बजट की, तो बजट होता है 1 फरवरी को। अब बजट 1 फरवरी को पेश होता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन जो है इन सभी ऑप्शनों में से अगर हम जाएं तो वह देवास में है। देवास उपस्थित है मध्य प्रदेश में, लेकिन बैंक प्रेस नोट्स हैं भारत में 4 जगह उपस्थित, जो कि नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। सालबोनी है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ये तो हो गए बैंक प्रेस नोट्स। और अगर सिक्के के जो बनाए हम, सिक्के प्रेस करने की जो कॉइन माइंट्स हैं, तो ये हैं 4 हैं जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। एक है मुंबई, एक है हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का है, उस प्रकार से FRB फेडरल रिजर्व बैंक यह है USA का। सही आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मुख्यालय हैदराबाद में, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में।
यह बीमे से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, तो भारत की जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है वह है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यह सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमन करने वाली बॉडी है। तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां से हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स यानी कि शेयर मार्केट कहते हैं, जैसे शेयर्स खरीदते हैं, तो वो एक्सचेंज पर लिस्टेड रहते हैं किसी भी कंपनी के शेयर, वहाँ से आदमी या व्यक्ति या कंपनी कोई भी उन्हें खरीद सकती है। तो उनको नियमन करने वाली बॉडी है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म बता दें आपको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक नहीं, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। और सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई और इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में हमने कवर किए इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस। होप यू हैव अंडरस्टूड देम वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।